कि कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर द पुल्ली एंड स्ट्रिंग, फिर बार बार वही रिपीट, लाइट एंड ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शन लेस। इस पूरे चैप्टर में ये बात पढ़ते ही जा रहे हैं कि पुल्ली और स्ट्रिंग लाइट है और सरफेस क्या है, फ्रिक्शन लेस है। शुरू हो जाते हैं। हमें निकालना क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन जो समझ में आता है करते जाना है। 1 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन, क्योंकि रस्सी लगा हुआ है तो टेंशन T, और रस्सी का काम चूंकि दोनों तरफ से खींचना है तो T दोनों तरफ से। इस ब्लॉक का आ जाइए, 1 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लिख देते हैं साफ साफ। और है कि नॉर्मल रिएक्शन N, चूंकि इसमें रस्सी भी तो रस्सी के लिए टेंशन T, चूंकि रस्सी का काम दोनों तरफ से पुल करना होता है, ऐसे दोनों तरफ T। आप चाहे तो यहां भी दिखा सकते हैं T और यहां भी दिखा सकते हैं T, क्योंकि सब एक ही रस्सी है, और जहां भी दो चीज के बीच में रस्सी उसका काम है दोनों तरफ से पुल करना। बस खत्म। अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि सिस्टम ये तो चलना इसी को है, अपने मन से तो चढ़ने नहीं लगेगा, ये तो चढ़ेगा तब ऊपर, जब 1 किलोग्राम के ब्लॉक को यहां से खींचेगा तब ऊपर चढ़ेगा, और पूरा सरफेस तो फ्रिक्शन लेस है, इसका मतलब हर हाल में ही नीचे जाएगा और ही आगे बढ़ेगा। तो मान लो किसका एक्सीलरेशन A है, तो स्वाभाविक समझिए जब A एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा तो ये भी A से आगे भागेगा, क्योंकि सब एक ही रस्सी तो जुड़ा हुआ है। तो रस्सी का एक छोर खिंचाएगा अगर A से तो पीछे भी भागेगा A से, इसका मतलब ये भी ब्लॉक जाएगा A से। उसका इक्वेशन लिखिए, तो 10 - T बराबर 1A, और इसका लिखिए तो सिर्फ T बराबर 1A, क्योंकि इस T के अपोजिट में कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो N का मान हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन बराबर। तो इस तरह से आप पाएंगे कि 2A बराबर 10, तो A बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A का मान 5, मतलब T बराबर 5 न्यूटन। ये आपका आंसर है। चलिए यहां आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 में कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर बोथ द पुल्ली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। फिर वही घिसा पीटा बात, स्ट्रिंग और पुल्ली लाइट है और सरफेस फ्रिक्शन लेस है। बाकी तो फिगर देखिए, 2M और M मास का ब्लॉक है, सब कुछ सही दिख रहा है एकदम। और ये पुल्ली है, ये क्लैंप किया हुआ है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द मास M, बड़ा M का एक्सीलरेशन बताना है, बड़ा M का एक्सीलरेशन बताना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन भी बताना है। फिर कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, ये जो क्लैंप किया हुआ, इसे क्लैंप बोलते हैं, ये जो क्लैंप किया हुआ जिस पर पुल्ली लगा हुआ है, क्लैंप किया हुआ है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, किस पुल्ली पर, पुल्ली A वाला क्लैंप पर, पुल्ली A जो क्लैंप किया हुआ है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। 3 सवाल है हमारे पास। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ M किलोग्राम, टेंशन इन द स्ट्रिंग, and calculate the force exerted by the clamp on the pulley। बारी बारी से सवाल को देखते हैं। पहले जो आपको समझ में आता है वो करें। M किलोग्राम के ब्लॉक का वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, 2M किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg। चूंकि कांटेक्ट में है इसलिए एक नॉर्मल रिएक्शन, ये कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ रस्सी से पकड़ में है, इसे टेंशन T, तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T, और 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 यहाँ भी टेंशन T। चूंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही रस्सी है तो एक ही रस्सी में एक ही टेंशन होगा, और हर एक जगह टेंशन ऐसा लगाना है जैसे लगे कि दोनों तरफ से बॉडी को पुल कर रहा है, खींच रहा है। अच्छा, पुल्ली तो चलेगा जरूर, ये बात तो समझ में आता है कि जब ये खिंचाएगा, जब ये नीचे गिरेगा तो पुल्ली भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। अब पुल्ली आगे बढ़ने का ही मतलब नहीं, पुल्ली में तो मास है नहीं, पुल्ली में तो मास है नहीं। तो अगर आप लिखेंगे अभी पुल्ली का समीकरण कि आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास तो है ही नहीं है, तो 0 इंटू एक्सीलरेशन बराबर 0। इसका मतलब पक्का है कि आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स बराबर है। यही सोच के हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 2T। पुल्ली बेसिकली आगे जाएगा
लेकिन पुल्ली का मास कहाँ है, आप क्या लिखिएगा कि आगे वाला फोर्स। ऐसे कभी कि हम लोग जब सॉल्व करते हैं चीजों को तो आपको बताते हैं कि ऐसे आप थ्योरी में सब बात पे डिस्कस करते हैं, फिर भी जैसे ब्लॉक है और यहाँ एक पुल्ली लगा हुआ है, ऐसे है कहानी। एक पुल्ली यहाँ लगा हुआ है, ये तो रस्सी जाके क्लैंप में फिक्स हो गया है और यहां से ब्लॉक ऐसे आ गया है। तो एक्चुअल में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि जैसे कि ई वाला रस्सी है, इस रस्सी में आप टेंशन कितना मान रहे हैं, टी, तो मान लो T1, इसमें मान लो T1, 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 ये रस्सी में टेंशन मान लो T2, T2, ऐसे रस्सी चेंज तो टेंशन चेंज। अगर रस्सी में थोड़ा मैंने तनाव आ रहा होगा, अगर सेम आ भी रहा होगा तो हम अभी मान लेते हैं आने का होगा तो सेम आएगा। अब देखो अगर पुल्ली का समीकरण तुम लिखेगा तो क्या लिखेगा कि आगे कितना लग रहा है 2T1, पीछे कितना लग रहा है T2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन मास है कहाँ पुल्ली में, पुल्ली में तो मास है ही नहीं, तो आपको रिजल्ट यही आएगा फिर 2T1 बराबर T2। तो इतना करने से अच्छा है कि T2 का मान लिखिए दो 2T1, तो फिर T1 T2 क्या, इधर मान लिए पूरा T, इधर मान लिए 2T, ऐसे कहा। तो ये तो एक कहानी क्लियर हो गया टेंशन वाला। अब एक पॉइंट और समझना है इसमें। समझना क्या है, इस बात बनाते बनाते थ्योरी में आप बहुत सारी बात क्लियर किए होंगे, वैसी बात समझिए क्या यहाँ पर आप, जैसे कि 2m वाला ब्लॉक, 2m वाला ब्लॉक को हम 1 मीटर आगे बढ़ाएं, सोचना है ऐसा, फिर हम करके भी दिखाएंगे। 2m वाला ब्लॉक को मान लो कि यहां से किसी ने 1 मीटर लूज दिया, 1 मीटर लूज दिए, 1 मीटर कि जाओ 1 मीटर आगे बढ़ो, किसको, 2m को। जैसे 2m को आप 1 मीटर आगे बढ़ाएंगे तो पुल्ली भी 1 मीटर भाग जाएगा आगे। समझिए ऐसे, जैसे ये सिस्टम ऐसे जुड़ा हुआ है ऐसे पुल्ली से, ऐसे रस्सी गया है, तो जब आप इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये पीला वाला ब्लॉक को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएंगे तो पुल्ली को भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब पुल्ली आगे बढ़ेगा तो आप देखिएगा गौर से, पुल्ली पहले यहां था, कहीं यहां पर था, आई पुल्ली ये बढ़ा 1 मीटर आगे तो ये बढ़ा 1 मीटर आगे, लेकिन पुल्ली जब 1 मीटर आगे बढ़ेगा तो रस्सी तो टोटल 2 मीटर लूज होगा, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 2 मीटर लूज होगा, रस्सी ढीला पड़ेगा, तब जाकर के 2 मीटर नीचे गिरेगा। मतलब इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका एक्सीलरेशन होगा 2a, इसका एक्सीलरेशन अगर a है तो इसका होगा 2a। ये हम बेसिक बात से समझ सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक 1 मीटर आगे बढ़ेगा तो इससे जुड़ा हुआ पुल्ली भी 1 मीटर आगे बढ़ा होगा, तभी ब्लॉक 1 मीटर आगे बढ़ेगा। अब पुल्ली जब 1 मीटर आगे बढ़ेगा तो 1 मीटर इधर से लूज होगा, 1 मीटर नीचे ऐसे लूज होगा, तो 2 मीटर लूज हो जाएगा, इसका मतलब अगला बॉडी को 2 मीटर बढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन 2a होगा अगर इसका एक्सीलरेशन a होगा, इसका एक्सीलरेशन 2a होगा अगर इसका एक्सीलरेशन a होगा, या इसका 2a होगा तो इसका a होगा। चलिए ये बात सही है। और एक तरीका आपका अपना वाला, 2a और a समझाने का एक तरीका मेरे पास और है, वो भी आप समझ लें पहले, जो कि हम लोग थ्योरी में कंप्लीट कर चुके हैं सब बात। और क्या एक तरीका होता था हम लोग का, जो पिछले सवाल में आपको पॉइंट मेथड समझा रहे थे, पॉइंट मेथड। यहां समझिए, मान लें कि इसका एक्सीलरेशन a1 है और इसका एक्सीलरेशन a2 है, ये भी एक तरीका है।
तो देखिए भाई, यहां पर समझिएगा, अगर ये जा रहा है A1 एक्सीलरेशन से, तो हमें बता देते कि जहां जहां पर आप टेंशन दिखाते हैं ना, वहां वहां पॉइंट देना होता है। यहां यहां हम टेंशन दिखाते हैं, इस रस्सी में आप यहां यहां टेंशन दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं टेंशन आप। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो ई जो है पॉइंट, पॉइंट मतलब ये पॉइंट इस पर है मेन रूप से ब्लॉक पर, ये पॉइंट कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। ये पॉइंट कहां जा रहा है? नीचे। ये पॉइंट का मतलब ब्लॉक वाला पॉइंट, ब्लॉक वाला, ब्लॉक ब्लॉक वस्तु, वस्तु कहां जा रहा है? नीचे। वस्तु के नीचे आने से रस्सी क्या होगा? बोले बढ़ेगा, तो लिखो +A1। ये जो पॉइंट है पुल्ली पर काउंट हो रहा है, ये पॉइंट जो है पुल्ली को इंडिकेट कर रहा है, पुल्ली को ये पॉइंट जो है पुल्ली को इंडिकेट कर रहा है। पुल्ली कहां जा रहा है? बोले पुल्ली कहीं नहीं जा रहा है, तो रेस्ट में पुल्ली है, ठीक है 0 लिखो। ये दोनों पॉइंट रेस्ट में, ये दोनों पॉइंट जो पुल्ली पर है वही है। माने कि जो पुल्ली में टच कर रहा है पॉइंट, उसको आप गौर से देखो, यानी कि रस्सी को। आप सोचिए कि रस्सी को, तो रस्सी तो भाई आज यहाँ है, कल यहाँ चला गया रस्सी, ऐसे नहीं। ये जो पॉइंट है, जो ब्लॉक में बंधा हुआ पॉइंट है, उसको आप देखेंगे तो पॉइंट धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये पॉइंट को आप हमेशा ही पाएंगे, वो वाला पॉइंट जो पुल्ली में टच है, वो तो हमेशा पुल्ली में टच ही रहेगा, पुल्ली कहीं जा नहीं रहा, पूरी दृष्टि में। अच्छा, चूंकि इसका एक्सीलरेशन आप A2 माने हैं, इसका एक्सीलरेशन आप कितना माने हैं? A2। इसका मतलब पुल्ली कितना से भागेगा? A2 से। इसका एक्सीलरेशन जब ब्लॉक का A2 माने हैं, तो पुल्ली का भी तो A2 हुआ, पुल्ली A2 खिंचाएगा तभी तो ब्लॉक A2 जाएगा। इसका मतलब इस पुल्ली के दोनों ये जो पॉइंट है, वास्तव में दोनों पॉइंट है जो पुल्ली पर है, तो ये दोनों पॉइंट जो पुल्ली में टच है, इनका क्या होगा एक्सीलरेशन? बोले A2। जब इसका A2 है तो इसका भी कितना होगा? A2। अच्छा, ये पुल्ली कहां जा रहा है? आगे। ये पुल्ली रेस्ट में, लेकिन ये पुल्ली तो चल रहा है आगे। इसके दोनों पॉइंट कहां जा रहे हैं? आगे। दोनों पॉइंट के आगे जाने से रस्सी क्या होगा? बोले रस्सी की लंबाई थोड़ा थोड़ा घटता हुआ मालूम पड़ेगा। इसका मतलब लिखो -2A2। एक A2 इसके लिए, एक A2 इसके लिए, अब बराबर 0। तब आपका आ जाएगा A1 बराबर 2A2। इसका मतलब A1 का मान A2 का दुगुना है, A1 का मान A2 का 2 गुना है, A1 का मान A2 का 2 गुना है। इसका मतलब ये A है, अगर ये A है तो ये कितना है? 2A है। A है तो ये 2A। इसे बेसिक बात का बहुत सारा तरीका है आपका, जो हम थ्योरी में कंप्लीट करा चुके हैं। ये सब बात आप वहां से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो खैर ये सब बात मेन था आपका टेंशन के बारे में डिस्कस करना, और एक्सीलरेशन कब किसका है, कितना है। इसे बेहतर सवाल तो वो था जिसमें A1, A2 और A3 था, उसे आसानी था। चलो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमें चाहिए m का एक्सीलरेशन, m का एक्सीलरेशन मतलब 2A चाहिए। क्वेश्चन में हमें m का एक्सीलरेशन चाहिए, मतलब 2A। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम हो गया इधर। mg माइनस टी बराबर m इंटू 2A, mg माइनस टी बराबर m इंटू 2A, और इस ब्लॉक का 2t बराबर 2m इंटू A। इसको खींचने वाला ब्लॉक 2t है, इस ब्लॉक खींचने वाला टेंशन कौन है? 2t बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ऊपर वाले में 2 से गुना कर लेते हैं, 2mg माइनस 2t बराबर 4ma। नीचे रहने देते हैं, 2t बराबर 2ma, तो 2mg बराबर 4ma। इस तरह से a बराबर आएगा 2g/4। इस तरह से a बराबर आएगा 2g/4। a बराबर 2g/4 मतलब g/2, तो 2a बराबर g, क्योंकि हमें m किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए था, और m किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना था? 2a। इसका मतलब उसका आंसर आएगा हम लोग का g।
तो 31 में आंसर आ रहा है हम लोग का 2g/3 और mg/3। इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो रहा है। कहाँ मिस्टेक हुआ? समीकरण लिखने में मिस्टेक हो गया। मिस्टेक यहाँ हो गया। ये होना चाहिए था 4 और 2 6 में, 4 और 2 6 में। तो 2g/6 होगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा g/3। इसका मतलब 2a बराबर 2g/3 और a बराबर g/3। मैंने एक चलेगा g/3 से, एक चलेगा 2g/3 से। अब आपका आंसर मैच कर जाएगा। a में 2g/3 और b में mg/3। अच्छा, टेंशन निकालना था। अच्छा, पहला का आंसर तो आ गया कि m किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। देखो भाई, m किलोग्राम के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a माना हुआ है, तो 2a का मान आया है 2g/3। अब दूसरा सवाल में टेंशन पूछ रहा है, तो टेंशन निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ था 2t बराबर 2a में, 2t बराबर 2a में, तो t बराबर m है, तो t बराबर m, आइए का मान g/3। तो आ जाएगा mg/3 रसी में टेंशन। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ मास m और फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब कह रहा है कि क्लैंप पुल्ली ए पर, हाँ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ आपका। इसका एक्सप्रेशन आया था कितना है, 2g/3 आ गया, a बराबर g/3, तो 2a बराबर 2g/3। रस्सी में टेंशन हम निकाल लें, तो टेंशन आया था अभी mg/3। अब पुल्ली ए का कहानी देखिए। पुल्ली ए का हालात यह है कि पुल्ली ए पर एक टेंशन यहाँ T लग रहा है और एक टेंशन यहाँ T लग रहा है और ये से क्लैंप है। तो आप वेक्टर के नियम से देखिए कि T और T के बीच का कोण क्या डिग्री है, 90 डिग्री। इसका मतलब जो क्लैंप है इस पे कितना बल लगेगा, वेक्टर के नियम से t² जो 2tt cos 90 डिग्री का वर्ग मूल cos 90 0 बराबर √2t बराबर √2 और t का मान mg/3। इसका मतलब आएगा √2 mg/3, √2 mg/3। और डायरेक्शन बताया गया है कैटेन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो पक्का है कि जब आंसर इधर आएगा तो इधर से ही बनेगा 45 डिग्री, इधर से ही बनेगा 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से ही 45 डिग्री बनेगा, या तो बोल सकते हैं कि वर्टिकल से ही 45 डिग्री बनेगा। तो डायरेक्शन बताया गया है, तो आंसर आएगा √2 mg/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका ही 31 क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 32 नंबर सवाल। 32 ध्यान से समझिए। सेम सवाल, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m in the situation shown in figure, all the surface frictionless और पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। ये दो लाइन हमेशा लिखा रहता है, इस पूरे चैप्टर में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनलेस और लाइट है। अपना काम शुरू करते हैं हम लोग। बेसिक बात है जो समझ में आता है। पहले 2m का 2mg और टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T। हम चाहें तो इस रस्सी में T1 मान सकते हैं, इस रस्सी में T2। फिर वही कहानी होगा कि पुल्ली में चूंकि मास है ही नहीं, तो इधर आप टेंशन जो मानेंगे, तो आप अगर सिस्टम को आप इधर चला रहे हैं, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, T और माइनस E वाला दोनों T बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। लेकिन पुल्ली में मास है ही नहीं, इसका मतलब पुल्ली पर आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाला फोर्स बराबर है। हर हमेशा ही बात समझ लो कि अगर पुल्ली में मास नहीं है और पुल्ली में अगर मूवमेंट है भी लेकिन पुल्ली में मास ही नहीं है,
तो फिर आप अगर लिख भी सकते हैं कि पुल्ली पर आगे लगने वाला फोर्स घटाओ पीछे लगने वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास तो है नहीं, इसका मतलब हर हाल में पुल्ली पर आगे लगने वाला फोर्स पीछे लगने वाला फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है बराबर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ अगर t है तो यहाँ पर t/2 और यहाँ भी t/2, तो ना t/2 बराबर t, और जब यहाँ t/2 तो यहाँ भी t/2। आपको पता है कि रस्सी दोनों तरफ से पुल करता है, रस्सी दोनों तरफ से पुल करता है t/2, रस्सी दोनों तरफ से पुल करता है t/2। बोले सभी का t/2 का है, बोले यहाँ से आता एक ही रस्सी है। जब एक ही रस्सी है और रस्सी में मास नहीं है, इसका मतलब है कि रस्सी के हर एक पॉइंट, रस्सी में मास ही नहीं है, कहीं मास नहीं है, रस्सी है यहाँ मास नहीं है, इसका मतलब इसकी इस तरफ फोर्स बराबर है, यहाँ भी मास नहीं, मैंने इस तरफ फोर्स बराबर है, यहाँ भी मास नहीं है, इस तरफ फोर्स बराबर है। जब पुल्ली में मास नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं कि पुल्ली की इस तरफ फोर्स बराबर है, तो रस्सी भी है, तो रस्सी में तो मासलेस है, लाइट रस्सी है, इसका मतलब रस्सी के हर एक पॉइंट के दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, इसका मतलब इस छोर से लेकर उस छोर तक रस्सी में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ के बेसिक बात, m का नीचे आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg, कांटेक्ट के चलते एक नॉर्मल रिएक्शन n, और टेंशन तो t/2 है ही। और ये बेसिक बात हम आपको सिखाते हैं बार बार कि इस तरह के सवालों में अगर ये 30 है तो ये भी कितना आएगा जी, अच्छा ये एंगल कितना आएगा जी, 30 आएगा, और mg को तोड़ दो, इधर आएगा mg cos 30, इधर आ जाएगा mg sin 30, mg को ब्रेक कर दो, और ये बात आप साफ साफ कर सकते हैं कि इनको बैलेंस कौन करेगा, mg cos 30। अब mg sin 30 का मान कितना होगा, बोले mg sin थीटा का मान होगा mg/2। अब समझने वाली बात कि यहां तो फोर्स लग रहा है 2mg, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है 2mg, और यहाँ कितना फोर्स लग रहा है mg/2, तो पक्का है कि सिस्टम में मूवमेंट इधर होगा। तो हम ये बात मान लेते हैं कि सिस्टम में मूवमेंट कहां होगा, इस तरफ होगा, मतलब E जा रहा है नीचे तो E जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे। अच्छा कितना से जा रहा है इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, आगे बस बता रहे हैं कि E जा रहा है नीचे और E जा रहा है ऊपर। अब डायरेक्ट रस्सी तो जुड़ा हुआ है नहीं इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में डायरेक्ट रस्सी तो है नहीं जो बोले कि जा रहा है ए से नीचे तो ये जा रहा है ए से ऊपर, ऐसा तो है नहीं। तो फिर वही पॉइंट मेथड। अब इस छोटा छोटा सवाल से पॉइंट मेथड की जरूरत नहीं, आप मुझे भी कर सकते हैं। सोचो क्या करना है। आप अगर सोचो कि इसका एक्सीलरेशन ए है, सोचिए पहले, ऐसे मत सोचो एक्सीलरेशन ए, सोचो कि 1 मीटर नीचे खींचे इसको, 2m को 1 मीटर नीचे खींचे तो इससे जुड़ा हुआ पुल्ली भी 1 मीटर नीचे खिंचाएगा। जब ये पुल्ली 1 मीटर नीचे खिंचाएगा तो इधर रस्सी एक बढ़ा होगा और इधर रस्सी एक बढ़ा होगा। ऐसे पुल्ली है, ऐसे रस्सी लगा हुआ है, ऐसे ब्लॉक है 2m। अब कोई अगर इस 2m को 1 मीटर नीचे खींच दे तो पुल्ली कहीं यहां आ गया होगा, ऐसे। अभी कोई 1 मीटर इसको नीचे खींचा तो पुल्ली भी तो आया होगा 1 मीटर नीचे से। अब पुल्ली 1 मीटर नीचे आने का मतलब है कि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, इसको 2 मीटर रस्सी चाहिए 1 मीटर नीचे आने के लिए। कहीं से 2 मीटर रस्सी लूज हुआ होगा, इनने तो रस्सी टाइट है, इनने से तो रस्सी आएगा नहीं, इसका मतलब यही 2 मीटर चला होगा, तब इसको 1 मीटर इधर के लिए और 1 मीटर इधर के लिए रस्सी प्रोवाइड हुआ होगा, तभी जाकर के 1 मीटर गिरा होगा। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन ए, इसका एक्सीलरेशन 2a। डबल रस्सी वाला में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, 3 रस्सी तक में जाने के बाद थोड़ा निकालना पड़ जाता है। डबल रस्सी में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो डबल रस्सी का सवाल हम लोग कर ही लेते हैं मुझे माने, कोई पॉइंट मेथड लगाना पड़े ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये चल रहा है ए से, ये चलेगा 2a से। अब तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से लिख लीजिए 2mg माइनस टी बराबर 2ma, 2mg माइनस टी बराबर 2m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। और इसके बारे में लिखें कि t/2 माइनस mg/2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह 2a, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन 2a है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं ताकि टी से टी कटे तो उसको ऊपर रहने दो। 2mg माइनस टी बराबर 2ma, और नीचे 2 से गुना करो तो टी माइनस mg बराबर 4ma। तो टी से टी कैंसिल, 2mg में mg जाएगा तो mg बराबर 6ma, तो a बराबर आएगा g/6। अब बात है किसका एक्सेलरेशन हमें निकालना था। 32 में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m का निकालना था। अच्छा, क्वेश्चन को पीछे खींचते हैं, m का निकालना था, m का तो m का आंसर 2a है। m का एक्सेलरेशन कितना है, 2a, m का आंसर 2a है, तो मेरा आंसर a नहीं होगा, मेरा आंसर होगा 2a, इसलिए 2a बराबर g/3, मतलब g/3 एक्सेलरेशन से 2m वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है और m वाला ब्लॉक g/6 से नीचे जा रहा है। ये आपका